नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं राजेंद्र कुमार जायसवाल आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंग्लिश पैराग्राफ को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें। और ये मौका भी है, समय भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट का जो प्रारंभिक परीक्षा है सिविल जज का, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो बच्चों को वैसे भी ट्रांसलेशन की तैयारी करनी है। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, इसी प्रकार से आपका झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में जो जुडिशियरी की एग्जाम होती है ना, तो वो छत्तीसगढ़ के एग्जाम से लगभग मिलती जुलती है, क्योंकि सभी स्टेट्स में जो ट्रांसलेशन है वो पूछा जाता है, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, और दोनों ही 10-10 मार्क्स के होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज मैं जो पैराग्राफ आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो सबके लिए उपयोगी साबित होगा, और खास करके छत्तीसगढ़ जुडिशियरी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और ये है वो छत्तीसगढ़ सिविल जज मेंस एग्जाम 2017 में जो आया था, उस पैराग्राफ को यहां मैंने पूरा एक इसमें लेके आया हूं। ठीक है, तो ये लाइन वाइज लाइन है। अभी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से सेंटेंस इसमें पूछा जाता है, जो काफी कठिन होता है। तो सबको जानना और समझना बहुत जरूरी है, तभी आप ट्रांसलेशन में बहुत अच्छा नंबर लेके आ सकते हैं। तो ठीक है, आपके ट्रांसलेशन को और कैसे बेहतर बनाएं, इसके लिए मैं प्रयासरत हूं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये उसमें का दूसरा पैराग्राफ है, और ये है उन सभी पैराग्राफ का जो हार्ड वर्ड्स हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ बताने वाला पेज। ठीक है, जैसे पर्पज आया है इसमें, तो पर्पज का अर्थ होता है प्रयोजन या उद्देश्य भी बोल सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स का अर्थ होता है, फंडामेंटल राइट्स का अर्थ होता है मूल अधिकार। ठीक है ना, मूल अधिकार। इसी प्रकार से टू क्रिएट का बहुत अच्छा हिंदी में हम बोलेंगे तो सृजन करना होता है, और निर्माण करना भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका जो देखिए एक बहुत ही हार्ड शब्द है इसमें, इगैलिटेरियन सोसाइटी, है ना। तो ये इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होता है? ये इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है समान अधिकारवादी, है ना, यानी कि इसको हम समानतावादी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, समानतावादी समाज भी हम बोल सकते हैं। और एक वर्ड आया है कोअर्सन। कोअर्सन का मतलब होता है बाध्यता, दबाव या फिर प्रपीड़न। यहाँ एक बिंदी छुटा हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, इस तरह से अड़ा हो जाए, प्रपीड़न। तो कोअर्सन का अर्थ हो गया प्रपीड़न, दबाव। और इसी प्रकार से आपका रेस्ट्रिक्शन है, इसका तो बहुत सारे लोग अर्थ जानते ही होंगे। इसका अर्थ होता है प्रतिबंध करना या निर्बंधन। ठीक है, अच्छे हिंदी में। जनरली का सामान्यतः हम ऐसे लिखेंगे, और सामान्यतया ऐसे भी लिखाया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से कंसिडर्ड को यहाँ पेशिवा इसमें शायद आया है, तो ये कंसिडर्ड पूरा मैंने लिया है इसको कंसिडर के बजाय, तो इसका अर्थ यहाँ पे आया है माना गया। ठीक है, प्रीशियस का अर्थ शायद आप सबको मालूम ही होगा कि बहुमूल्य होता है। और हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल का मतलब सीधा सीधा अर्थ तो हृदय और आत्मा होता है, और हृदय और आत्मा कहने का मतलब होता है कि केंद्र बिंदु है। ठीक है ना, तो हृदय और आत्मा से भी कहीं अधिक ये जो गहराई है केंद्र की, वो है इसके अर्थ में आया है। और स्पीक्स का अर्थ होता है अधिकथित करता है, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, यस लग के आया है, तो ये अधिकथित करता है, इसका मीनिंग बनेगा। एक वर्ड है, बहुत शायद हो सकता है भारी लगे आप लोगों को, ये लिबर्टी। लिबर्टी का अर्थ होता है स्वतंत्रता। ठीक है, और इसी प्रकार से डेप्रीव्ड, डेप्रीव्ड का अर्थ होता है वंचित होना, किसी चीज से कोई चीज ना मिल पाना उसको, है ना, जो उसका हक है वो ना मिले, तो उसको हम बोलते हैं डिप्रीव्ड। इसी प्रकार से इस्टेब्लिश्ड आया है, तो इस्टेब्लिश्ड का अर्थ होता है स्थापित करना। और एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलुओं, बहुत सारे पहलुओं को। ठीक है, डिग्निटी है आया हुआ, तो डिग्निटी का अर्थ है गरिमा। ये बहुत भारी भारी और बढ़िया बढ़िया शब्द मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो आपके ट्रांसलेशन में बहुत ही अच्छा उपयोगी साबित होगा और आपको बहुत अच्छा स्कोर करने में सहायक होगा। तो इसी प्रकार से नॉर्म्स लिखा है, नॉर्म्स का मतलब नीति नियम होता है। हमने बहुत अच्छा हिंदी में इसको लिखा है संनियम, या इसको हम मानदंड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स का मतलब है आवश्यक अपेक्षा, है ना। इसेंशियल का मतलब हो गया
आवश्यक, और रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया अपेक्षा। तो ये इसका मीनिंग बन जाता है आवश्यक, अपेक्षा। एक वर्ड आया है इंक्रोचमेंट इस पैराग्राफ में। तो इंक्रोचमेंट का अर्थ होता है अधिक्रमण करना, और प्रिवेंट का अर्थ होता है रोकना, बचाना। बाउंड का मतलब होता है बाध्य होना, और थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना। ठीक है, इसी प्रकार से एसाल्ट का है आक्रमण या हमला, और स्टैट्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक या कानूनी। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है बाध्यताएं, यानी मजबूरी एक प्रकार से बोला जाए तो। और फैल को बोलते हैं, देखो बहुत अच्छा हिंदी, फैल का मीनिंग तो सब जानते हैं, लेकिन उसको एक बहुत अच्छा वर्ड में पिरोना एक कला होता है। तो ट्रांसलेशन के लिए आप सबको आना चाहिए। फैल का मतलब होता है विफल होना। ठीक है, इसी प्रकार से है मेनर। मेनर का अर्थ होता है ढंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मीनिंग्स। ठीक है, अब इस तरह से हम अगर इसके पहले पैराग्राफ को मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, पहले पैराग्राफ में देखिए क्या होता है, जितना भी इंग्लिश का जो वाक्य है, इंग्लिश का जो वाक्य है ये बना रहता है आपके, इंग्लिश का जो वाक्य है इसका फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट। ठीक है ना, और सब्जेक्ट के बाद में आता है इसका वर्ब। ठीक है, और उसके बाद में फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो ये पहला सेंटेंस है जो मैंने मार्किंग किया है, ये है इसका पहला सेंटेंस। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में देखिए इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, ये आप यहाँ सेंटेंस को देखेंगे तभी पता चलेगा। पहले इसमें सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होते हैं ना। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, देखिए ये जो वर्ब है ना, जो वर्ब है इसमें इज है। ठीक है, और इसके पहले जो भी आया है ये क्या है इसका, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स इसमें क्या है, ये यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता या करने वाला। जिस काम को कोई कुछ करता है या किसी भी कर्म को जो करने वाला है वो कर्ता कहलाता है, यानी कि उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो जो वर्ब से जो पहले आते हैं ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद में आता है वर्ब, यहाँ पे इज वर्ब है, और उसके बाद में फिर आते हैं अदर वर्ड्स। ठीक है, इसको जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाता है। हिंदी में वाक्य रचना इस प्रकार से होती है कि इसमें सब्जेक्ट तो आता है पहले में, ठीक है, लेकिन यहां उसके बाद में वर्ब ना आकर के क्या आता है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आते हैं। ठीक है ना, अदर वर्ड्स आते हैं, उसके बाद में फिर वर्ब आता है। तो जब हमें इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके वर्ब को पहचानते हैं कि वर्ब कहां पर रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे इसमें ईज है ना, तो ईज वर्ब है, तो हम ईज, इसका मतलब ये सबसे बाद में आएगा। वर्ब क्या है, सबसे बाद में आएगा, और सब्जेक्ट क्या आएगा, पहले आएगा। तो बीच में क्या आ गया फिर आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आ गया। तो हम जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। हम पहले ले लेंगे सब्जेक्ट को, तो मौलिक अधिकारों का प्रयोजन या उद्देश्य भी मैंने यहां डाला हुआ है, ये आप एक ही लिखेगा आंसर शीट में, प्रयोजन। बहुत अच्छा हिंदी में लिखेंगे तो हम इसको प्रयोजन लिखेंगे। ठीक है ना, तो मौलिक अधिकारों का प्रयोजन, मौलिक अधिकारों का प्रयोजन। ठीक है, ये क्या हो गया, ये यहां पे हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद में अदर वर्ड्स आएंगे। तो अदर वर्ड्स आएंगे तो कैसे आएंगे, देखिए सबसे पहले आप वाक्य को पढ़िए कि अदर वर्ड्स में क्या है, टू क्रिएट एन ऑब्लिगेशन, टू क्रिएट एन एगेलिटेरियन सोसाइटी। इसका मतलब हो गया, टू क्रिएट का मतलब हो गया सृजन करने के लिए या निर्माण करने के लिए। एन एगेलिटेरियन सोसाइटी का अर्थ हो गया समानतावादी समाज, और उसके बाद कामा करके आ गया है टू फ्री ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों को क्या करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए। फॉर कोअर्सन आर रिस्ट्रिक्शन, कोअर्सन आर रिस्ट्रिक्शन बाय सोसाइटी, तो ये हो गया बाध्यता और प्रतिबंध से मुक्त करने के लिए, है ना। टू मेक लिबर्टी अवेलेबल फॉर ऑल, तो अब यहां क्या होगा, ये टू मेक लिबर्टी अवेलेबल फॉर ऑल ये पहले आएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, टू मेक लिबर्टी अवेलेबल फॉर ऑल। अब यहां से हम उल्टा उल्टा चलते जाएंगे। ठीक है, तो टू मेक लिबर्टी अवेलेबल फॉर ऑल का मतलब हो गया सभी को स्वतंत्रता उपलब्ध कराने के लिए। उसके बाद आ जाएगा सभी नागरिकों को, ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों को समाज द्वारा क्या, प्रपीड़न, ठीक है, कोअर्सन, और रेस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंधन,
से क्या करने के लिए, फ्री करने के लिए, टू फ्री ऑल सिटीजन्स, है ना, सभी नागरिकों को समाज द्वारा प्रपीड़न, दबाव या प्रतिबंध, निबंधन से मुक्त कराकर एक समानतावादी समाज का सृजन करना या निर्माण करना है। ठीक है, तो क्या है, प्रयोजन हो गया यहाँ पे और यहाँ हो गया निर्माण करना। ठीक है, बीच में आ गए अदर वर्ड्स और है यहाँ पे आपका आ गया ये वर्ब। तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करेंगे तो कहीं भी चूक नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें ये भी देखते जाइएगा कि सेंटेंस किस प्रकार का बना हुआ है, कौन सा टेंस में है, इसका भी ध्यान रख के हमें चलते जाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा। आपका सेंटेंस क्या आया है, दूसरा सेंटेंस आया है देश फंडामेंटल राइट्स आर जनरली अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। तो अब यहां क्या हो गया, यहां वर्ब कौन है, यहां वर्ब है आपका आर। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है, अगेन यहां पे फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, ये प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, जनरली अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। तो अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहले लेंगे। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा आपका, ये मौलिक अधिकार। ठीक है, और फिर जनरली का आ गया सामान्यतः, अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट आमतौर पे, सामान्यतः को हमने आमतौर पे भी लिखा है, वैसे आप पेपर में ये समझ लिखिएगा, मैं समझाने के लिए बताया हूं यहाँ पे। ये मौलिक अधिकार सामान्यतः राज्य के विरुद्ध यानी अगेंस्ट द स्टेट क्या है, उपलब्ध है। ठीक है, अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध या खिलाफ उपलब्ध। और अब आ गया आपका वर्ब यहां आर का हो गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से, इसी मेथड से हम ट्रांसलेट करते जाएंगे और एक बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन आपका बनके सामने आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने समझाने के लिए पहला पैराग्राफ को, इसको मैंने वहां पूरा समझा दिया है, उसी का ये बना हुआ है। द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट इज टू क्रिएट एन एगलिटेरियन सोसाइटी टू फ्री ऑल सिटीजन्स फॉर कोअर्सन और रेस्ट्रिक्शन बाय सोसाइटी टू मेक लिबर्टी अवेलेबल फॉर ऑल। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन आपका इसी प्रकार से बन जाएगा। मौलिक अधिकारों का प्रयोजन सभी को स्वतंत्रता उपलब्ध कराने के लिए सभी नागरिकों को समाज द्वारा प्रपीड़न, दबाव या प्रतिबंध या निर्बंधन से मुक्त कराकर एक समानतावादी समाज का सृजन करना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका दूसरे सेंटेंस का भी बन जाएगा। ये तो समझा ही चुका हूं, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, देखिए, आर्टिकल 21 इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रीशियस फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पर्सन। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ गया आपका, आर्टिकल 21, यहां क्या है, यहां अगेन वर्ब आपका इज है। ठीक है, वर्ब क्या है, इज है, और आर्टिकल 21 क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, यानी करने वाला है, जो करता है अन्य शब्दों के साथ में, वाक्य के साथ में जो करने का संबंध बनाता है वो करता होता है। तो आर्टिकल 21 इज कंसिडर्ड, अब यहां इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रीशियस फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पर्सन। तो ठीक है, सब्जेक्ट आ गया आपका अनुच्छेद 21। ठीक है, अब को प्रत्येक व्यक्ति का अत्यंत बहुमूल्य मूल अधिकार माना गया। अत्यंत को आप परम भी लिख सकते हैं, यहां पर अत्यंत की जगह में आप परम भी लिख सकते हैं। मोस्ट का मतलब आप यहां परम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रीशियस फंडामेंटल राइट ऑफ द एवरी पर्सन। ठीक है, तो एवरी पर्सन देखिए यहां आ गया वर्ब, वर्ब को हम बाद में ले जाएंगे, यहां सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद अदर वर्ड्स में क्या आएगा, हम पीछे पीछे से जाएंगे, है ना। फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पर्सन, तो यहां आ जाएगा फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पर्सन। तो उसका मीनिंग क्या आ जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति का अत्यंत, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अत्यंत, ये प्रीशियस भी आ गया है। ठीक है, इसका ये डिग्री बता रहा है, एडजेक्टिव है। तो प्रत्येक व्यक्ति का अत्यंत बहुमूल्य मूल अधिकार माना गया है। अब यहां देखेंगे आप लोग, माना गया है कैसे करके हुआ, तो क्या आया है, इज कंसिडर्ड। इसका मतलब क्या है, ये पेसिव फॉर्म में है ना। इज के साथ में पास्ट पार्टिसिपल लग के आया है और उसका अर्थ प्रेजेंट सिंपल की तरह हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन ये पेसिव वॉइस में है, पेसिव फॉर्म में है ना। इज और वर्ब का
थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक, कंसीडर का कंसीडर्ड हो गया है। तो अनुच्छेद 21 को प्रत्येक व्यक्ति का अत्यंत बहुमूल्य मूल अधिकार माना गया है, ठीक है। इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा। अगला सेंटेंस है, देखिए, इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्पीक्स ऑफ द राइट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब यहाँ पे देखिए, इट इज यहाँ इंट्रोडक्टरी है, इट इज क्या है, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी है, यहाँ ये वर्ब नहीं है। इट इज द हार्ट एंड सोल, इंट्रोडक्टरी इट है ना, इसको इज यहाँ पे वर्ब है ना। इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इट का अर्थ हो गया यह, और इज क्या है, आपका वर्ब है, तो ये अगेन लास्ट में आएगा। अब फिर बाकी वर्ड्स आ जाएंगे आपके पहले। तो बाकी वर्ड्स में क्या आएगा, द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्पीक्स ऑफ द राइट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, भारत के संविधान, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, यह, ईट का हो गया यह, और भारत के संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का, फिर आ गया आपका क्या आ गया, क्या है, हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब हृदय और आत्मा मैंने जरूर लिखा है, लेकिन क्या है यहाँ पर, ये इसका केंद्र बिंदु है, ठीक है। भारतीय संविधान का क्या है, ये आत्मा कहने का मतलब क्या है, वो केंद्र बिंदु है। विच स्पीक्स, ठीक है, यहां तक का हो गया, कामा था इसलिए अगेन हम आगे बढ़ेंगे। विच स्पीक्स ऑफ द राइट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो, विच का अर्थ हो गया जो, स्पीक्स का अर्थ हो गया, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जब एस लग के आता है वर्ब में तो ता है ती है वाला बनता है। तो स्पीक्स का हमने इसलिए बनाया अधिकथित करता है, ठीक है। विच स्पीक्स यानी कि जो अधिकथित करता है, तो क्या अधिकथित करता है, ऑफ द राइट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, जो प्राण और निजी या आत्म बोल सकते हैं या दैहिक भी बोल सकते हैं, स्वतंत्रता के बारे में अधिकथित करता है, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी यानी निजी स्वतंत्रता, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन ये बन जाएगा। अगला आपका सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है, इट स्टेट्स नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज। अब देखिए यहाँ ये जो डिप्रीव्ड के साथ में हमेशा ये प्रपोजिशन ऑफ आता है, इसको ध्यान रखिएगा, वंचित होना होता है इसका मतलब, डिप्रीव्ड ऑफ का मतलब होता है वंचित होना। तो इट स्टेट्स, अब यहाँ पर ये क्या बन गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक प्रकार से एक सेंटेंस बन गया। इट स्टेट्स का मतलब है यह कथित करता है। तो हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, एस या एस लग के वर्ब आता है और उसका ता है ती है में ही फॉर्मेशन बनता है, ठीक है। तो यह अधिकथित करता है, इट स्टेट्स का ट्रांसलेशन हो गया यह अधिकथित करता है। फिर आगे क्या है जो कोटेशन में है, नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ, किसी व्यक्ति को, नो पर्सन का मतलब है किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से, यानी पर्सनल लिबर्टी है ना, यानी कि व्यक्तिगत या उसकी दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा वर्ड हमने ट्रांसलेशन थोड़ा सा उल्टा बनाया है, वर्ड यहाँ सेंटेंस कुछ और है और हमने उसको ये इसी जगह में ट्रांसलेटर की एक आवश्यकता बहुत ज्यादा महसूस होती है। इसी तरह के जो शब्द होते हैं इसको कोई ट्रांसलेशन ऐप या किसी प्रकार की मशीन इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकती, इसके लिए अनुवादक की ही जरूरत पड़ती है। जैसे देखिए यहाँ एक उल्टा टाइप से शब्द है जिसको हमने सीधा बना करके लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ आर पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट आ गया ना, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को जो विधि द्वारा, लॉ का अर्थ हो गया विधि द्वारा स्थापित है ना, इस्टेब्लिश्ड का अर्थ हो गया स्थापित, विधि द्वारा स्थापित कोई भी प्रक्रिया है, यानी कि जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर का अर्थ हो गया प्रक्रिया, किसी भी प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। यहां देखिए सेंटेंस निगेटिव में बनाया है और मैं यहां पे बना रहा हूं सेंटेंस पॉजिटिव में, ठीक है। तो थोड़ा ये ध्यान देने वाली बात है। नो पर्सन यहां लिखा है शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ आर पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, यहाँ एक्सेप्ट आया तो हमने इसको उल्टा को सीधा कर दिया और पॉजिटिव में ले लिया, ठीक है। तो उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस बनाया मैंने, अन्यथा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका सेंटेंस है ये आर्टिकल के संबंध में फिर से आया है,
अनुच्छेद 21 जीवन के उन सभी पहलुओं को छूता है। पहलुओं क्या है? एस्पेक्ट हो गया है ना, जैसे आपका एस्पेक्ट हो गया, तो एस्पेक्ट को हम क्या बोलते हैं? एस्पेक्ट्स को हम बोलते हैं पहलुओं। ठीक है, प्लूरल में है तो प्लूरल में लिया है हमने। दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, है ना। ऑफ लाइफ का मतलब हो गया जीवन के उन सभी पहलुओं। दोज का मतलब हो गया उन, ऑल दोज, ऑल का मतलब हो गया सभी। ठीक है, आर्टिकल 21 ये आ गया आपका आर्टिकल 21, टेक्स ऑल दोज एस्पेक्ट्स। टेक्स यहां बोलने का मतलब है, देखो वर्ब आया है सीधा। ठीक है, वर्ब क्या है? एस या ईएस के साथ में क्या है? सिंपली बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और इसके साथ हम जब अनुवाद करेंगे तो ताहे ती है लग के आएगा। ठीक है, आर्टिकल 21 टेक्स all those aspects of life which go to make a person life meaningful। कहने का मतलब क्या हो गया? आर्टिकल 21 जीवन के, ठीक है। अब वर्ब के बाद हम क्या लेंगे? अदर वर्ड्स लेंगे, है ना। वर्ब क्या आएगा? बाद में आएगा। जो टेक्स है वो बाद में आएगा। आर्टिकल 1 यहां क्या बन गया? सब्जेक्ट। तो आर्टिकल 21 जीवन के, है ना, लाइफ के, जीवन के ऑल दोज एस्पेक्ट्स यानी उन सभी पहलुओं को क्या करता है? उन सभी पहलुओं को जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं, यानी मीनिंगफुल बनाते हैं ना, उसको हमने लिया है अर्थपूर्ण बनाते हैं। उन सभी पहलुओं को छूता है जो व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये जो वर्ब है वो लास्ट में आता है हिंदी में, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जीवन के उन सभी पहलुओं को जो व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। और छूता है, यहाँ पे क्या आएगा? ये जो छूता है ये बाद में आएगा वर्ब के साथ। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये छूता है, हम बाद में आना चाहिए। ठीक है, जीवन के उन सभी पहलुओं को फिर कॉमा देकर लिखेंगे जो व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं, छूता है। ठीक है, अगला सेंटेंस है इट प्रोटेक्ट्स द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। यह मानव जीवन की गरिमा का संरक्षण करता है। प्रोटेक्ट का देखिए मैंने बहुत अच्छा हिंदी आपको बना के लेके आया हूं। प्रोटेक्ट्स का मतलब है, अगेन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है वाक्य है, इसमें ईट का अर्थ हो गया यह, और यह सब्जेक्ट के रूप में आया है। और प्रोटेक्ट्स क्या है? संरक्षण करता है। तो संरक्षण करना क्या है? यहाँ पे वर्ब है, तो ये लास्ट में आया है, करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से। तो अदर वर्ड्स पहले आ जाएंगे। तो यह हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आ जाएगा? द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो डिग्निटी ऑफ, डिग्निटी का अर्थ हो गया गरिमा, ऑफ ह्यूमन लाइफ का हो गया मानव जीवन। ठीक है, तो यह मानव जीवन की गरिमा का संरक्षण करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट्स। प्रोटेक्ट्स का पूरा अर्थ आ गया संरक्षण करता है। देखिए टेंस को जानना क्यों जरूरी है? इसी तरह से तब पता चलता है क्योंकि एक वर्ब है, तो एक वर्ब का मीनिंग होता है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है संरक्षण। लेकिन जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस के साथ जब आता है, तभी हमें समझ में आता है कि उसके साथ में करता है लिखते हैं, या ता है लिखते हैं, या ता है ती है लिखते हैं। ठीक है, नंबर वचन कर्म के हिसाब से। तो इसलिए भी टेंस को समझना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है आपका रिसर्च फॉर लाइफ। ठीक है, रिसर्च फॉर, रिसर्च नहीं, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। अब ये रिस्पेक्ट जो है, अगेन मैं बताता हूं आपको, ये रिस्पेक्ट एक अलग वर्ड है। ठीक है, और इसका संबंध किसके किसके साथ में है? ये जो रिस्पेक्ट फॉर है, ये रिस्पेक्ट फॉर है, दोनों वर्ड का संबंध है लाइफ के साथ, लिबर्टी के साथ और प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, और इसमें वर्ब क्या है? इज है, तो ये बाद में आएगा। नॉट मेरे लिए नॉर्म और ए पॉलिसी ऑफ द स्टेट बट एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो क्या करेंगे? देखिए ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। बहुत बड़ा सेंटेंस होने की वजह से हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके ये कैसा सेंटेंस हम इसको अरेंज करेंगे, देखिए। तो ये आ जाएगा आपका लाइफ यानी कि हो गया प्राण। ठीक है, मैंने लिख दिया यहां प्राण। लिबर्टी का हो गया स्वतंत्रता, एंड का हो गया तथा, और प्रॉपर्टी का मतलब हो गया संपत्ति, धन, दौलत। ठीक है, अब फार के लिए आ गया के लिए। तो प्राण, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के लिए। अब आ गया आपका रिस्पेक्ट का मीनिंग। ठीक है, रिस्पेक्ट के लिए आदर,
राज्य के न केवल संनियम, यानी न केवल का क्या हो गया, नॉट मेरिली, ठीक है, नॉट मेरिली का हो गया न केवल, लेकिन उससे पहले आएगा क्या, राज्य, द स्टेट, है ना, ऑफ द स्टेट, राज्य के न केवल, नॉट मेरिली, अ नॉर्म आर ए पॉलिसी, संनियम और नियम या नीति, इज नॉट है ना, तो यहां आ गया है, वर्ब आ गया आपका लास्ट में। अब यहां से हम इस पूरे सेंटेंस को यहां से उतना तोड़ के इतना हो गया, और इसके बाद में हम लेंगे यहां तक का पूरा क्या बनता है इसका। अब बट के बाद में यहां क्या हो गया, एक प्रकार से कनेक्टर हो गया, सेपरेटर भी मान सकते हैं, तो इसका आ गया, बट का हो गया अपितु, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, ये केवल संनियम और नियम नीति नहीं है, बल्कि या अपितु क्या है, ये एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी एंड इंक्रोचमेंट अपॉन पर्सनल लिबर्टी शुड बी प्रिवेंटेड इन एनी मैनर, ठीक है। अपितु एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया, एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया एक सभ्य समाज के लिए, ठीक है, एक सभ्य समाज के लिए क्या है, ये आवश्यक अपेक्षा है, एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट किसके लिए, आप एन सिविलाइज्ड सोसाइटी, ठीक है, एक सभ्य समाज के लिए एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, यानी कि एक आवश्यक अपेक्षा है। एंड, अब फिर यहां से सेपरेट करेंगे, कनेक्ट कर रहे हैं, कंजक्शन है, एंड का और हो गया, या तथा भी लिख सकते हैं। इंक्रोचमेंट अपॉन पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आत्मिक या निजी स्वतंत्रता, मैंने दैहिक लिखा है, निजी स्वतंत्रता पर क्या नहीं कर सकता, इंक्रोचमेंट पर अधिक्रमण, ठीक है, इंक्रोचमेंट को हम लिख देते हैं, अधिक्रमण को किसी भी ढंग से रोका जाना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, प्रिवेंटेड का अर्थ है रोका जाना चाहिए, पर्सनल लिबर्टी शुड बी प्रिवेंटेड इन एनी मैनर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक आपका पैराग्राफ पूरा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा पैराग्राफ है, और इसके साथ ही बहुत जल्दी ये ट्रांसलेशन आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये इतना बड़ा सेंटेंस आया था, हमने इसमें क्या पकड़ा, इन एनएचआरसी वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश द एससी सेड दैट द स्टेट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, बी ही अ सिटीजन और अदरवाइज। तो हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, हम इन एनएचआरसी वर्सेस स्टेट अरुणाचल प्रदेश, ये केस को रिफर कर रहा है, तो इसका तो आपको मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है मुझे। द एससी का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट, सैड मतलब उन्होंने कहा, दैट का अर्थ हो गया कि, द स्टेट इज, अब यहां से ट्रांसलेशन शुरू होता है, द स्टेट यानी कि राज्य, ठीक है, यहां सब्जेक्ट क्या हो गया, राज्य, इज क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब उसके बाद में अदर वर्ड क्या है, इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब यहां से हो गया आपका यहां तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राज्य क्या है बाद में आएगा, वर्ब है, तो बाउंड टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव के प्राण तथा स्वतंत्रता की क्या करने के लिए, संरक्षा करने के लिए, है ना, प्रोटेक्ट स्वतंत्रता की संरक्षा करने के लिए बाध्य है। बाउंड का अर्थ हम क्या लिए हैं, बाध्य है, ठीक है। अब आगे आएंगे, बी ही अ सिटीजन और अदरवाइज, चाहे वह नागरिक हो या अन्यथा, चाहे वो नागरिक हो या ना हो, ठीक है, अन्यथा लिखने का मतलब मेरा यही था, चाहे वह नागरिक हो या ना हो। एंड का मतलब है तथा, यहां थोड़ा सा देखिएगा, चाहे वह नागरिक हो या ना हो लिखना अन्यथा के बजाय में अच्छा रहेगा। एंड का हो गया, और इट कैन नॉट परमिट एनी बॉडी और ग्रुप ऑफ पर्संस टू थ्रेटन अदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। ये यहां पर तो बहुत इजी है, आप समझ ही गए होंगे, यह किसी निकाय, बॉडी को यहां निकाय बोल रहा है, लेकिन ठीक है, निकाय कहने का मतलब है किसी प्रकार का ग्रुप हो या समूह हो या व्यक्तियों का एक बॉडी बना होता है ना, बनाए रहते हैं लोग, उस तरह की कोई संस्था हो, तो निकाय या व्यक्तियों के समूह को किसी अन्य व्यक्तियों के समूह को धमकाने की अनुमति नहीं देता है ना, क्या अनुमति नहीं देता, थ्रेटन करने की अनुमति नहीं देता है, धमकाने की अनुमति नहीं देता है, ठीक है।
अब आपका अगला सेंटेंस है, द स्टेट गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड। ड्यूटी बाउंड करने का मतलब क्या है? कर्तव्य बाध्य होना, है ना। ड्यूटी बाउंड का मतलब क्या हो गया? कर्तव्य बाध्य। द स्टेट गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द थ्रेटेंड ग्रुप फ्रॉम सच असॉल्ट्स। ठीक है, यहां तक छोटा कर लेते हैं हम, एंड के बाद में लिखेंगे एंड इफ इट फेल्स टू डू सो, तो हम यहां से बाद में लेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट इज क्या हो गया? यहां फिर से वर्ब हो गया, स्टेट गवर्नमेंट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब क्या है वो? स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, हमने लिख दिया राज्य सरकार। ठीक है, और ये वर्ब इज आपका बाद में आएगा। उसके बाद फिर हम पहले क्या लिखते हैं? थ्रेटेंड ग्रुप। यहां क्या आ गया ऑब्जेक्ट में? थ्रेटेंड ग्रुप, धमकाए गए समूह को ऐसे हमलों या ऐसे हमलों से, फ्रॉम सच असॉल्ट। सच का मतलब हो गया ऐसे हमले। ठीक है, सच असॉल्ट्स, असॉल्ट्स का अर्थ हो गया हमले से संरक्षा देने के लिए कर्तव्यबद्ध है, यानी क्या है? ड्यूटी बाउंड है। ठीक है, अब आ जाएगा इज का मीनिंग आपका है। ठीक है, अब उसके बाद हम एंड का ले लेंगे। एंड का हो जाएगा तथा इफ इट फेल्स टू डू सो, यदि यह ऐसा करने से विफल होती है। यह कौन है यहाँ पे? राज्य सरकार है। तो इफ इट फेल्स, इट कौन है यहाँ पे? राज्य सरकार है, प्रोनाउन आया है। तो यदि कंडीशन लगा रहा है, इफ इट फेल्स टू डू सो, या ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बना रहा है। इफ इट फेल्स टू डू सो, यदि यह ऐसा करने में विफल होती है, तो इट विल फेल टू परफॉर्म इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस। यहां पर देखिए एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेगा, जो क्लास को लेकर के आया है। ठीक है ना, क्लास या कंडीशंस वाले क्लास को लेकर आया है। इफ इट फेल्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये, और ये क्लास के साथ में आया हुआ है, इफ क्लास के साथ में। ठीक है ना, इफ क्लास के साथ में आया हुआ है। तो इफ इट फेल्स टू डू सो, इट विल फेल टू परफॉर्म इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस। तो यह अपने संवैधानिक, ठीक है, स्टैट्यूटरी का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या हो गया? संवैधानिक। तथा वैधानिक, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक भी होता है, हम कानूनी भी लिख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब हो गया संवैधानिक। ठीक है, अगर यदि यह ऐसा करने से विफल होती है, तो यह अपने संवैधानिक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल का अर्थ हो गया संवैधानिक, तथा एज वेल एज का ले लिया हमने, तथा स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, यानी कानूनी बाध्यताओं को, कानूनी बाध्यताओं का पालन करने में विफल होगी। ठीक है, पालन करने में विफल होगी। अब उसके बाद में देखिए, आपका मैंने जितना पढ़ के आपको बताया, जैसा मैंने ट्रांसलेशन करके सिखाया, उसका पूरा एक खाका यहाँ पे बन के मैंने आ गया है। मैंने पूरा इसको इस प्रकार से ट्रांसलेट करके दिखा दिया है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा ट्रांसलेशन आपका बन जाएगा। ये पहले पैराग्राफ का है और ये दूसरे पैराग्राफ का है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज का ये ट्रांसलेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आया हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो एक लाइक जरूर करिएगा। और इसी तरह का और अधिक वीडियो मेरे इस चैनल से प्राप्त करने के लिए, और अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए, और बहुमूल्य और उपयोगी ट्रांसलेशन सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो नीचे बटन आ रहा है उसको आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरा जब भी वीडियो आए तो आपको इसकी सूचना पहले प्राप्त हो। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।